हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पैरामेडिकल और नर्सिंग के नंबर 1 चैनल स्टडी विद रितेश में। तो दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगी, बहुत ही ज़्यादा खास रहेगी, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आपके बिहार, यूपी, झारखंड पैरामेडिकल की परीक्षा के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगी। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और दोस्तों, क्लासेस पीडीएफ के लिए अभी ज्वाइन कीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ रितेश को। वहां पर आपको हर एक क्लास का पीडीएफ, नोट्स, पेपर, इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह एग्जाम रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। ठीक है, तो जल्दी से बच्चों हमारे टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन है, प्राग प्राग किस देश की राजधानी है? चलिए जल्दी से बताइएगा, यहाँ पे प्राग जो है ये किस देश की राजधानी है? जल्दी से बताइए। अंगोला की, देखिए यहाँ पे ऑप्शन है अंगोला, चेक, स्वीडन या एस्टोनिया। जल्दी से जवाब देना है, जल्दी से जवाब देना है सभी स्टूडेंट को। प्राग जो है किस देश की राजधानी है? तो जी हाँ, यदि आपने ऑप्शन नंबर बी आंसर दिया है देन आपका आंसर सही है। तो याद रखना है बच्चों, प्राग जो है, प्राग ये चेक गणराज्य की राजधानी है। प्राग जो है बच्चों यहाँ पे चेक गणराज्य की राजधानी है। और यहाँ पे देखिए बाकी के ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे अंगोला की राजधानी, अंगोला की राजधानी क्या है? लुआंडा। ठीक है, लुआंडा है। ठीक है बच्चों। और फिर इसके बाद स्वीडन, स्वीडन की राजधानी क्या हो जाएगी? स्टॉकहोम हो जाएगी, स्टॉकहोम याद रखना है आपको। एस्टोनिया की राजधानी क्या हो जाएगी बच्चों? तालिन हो जाएगी, तालिन। ठीक है, तो आपको याद रखना है तालिन। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, भूमि पर उपलब्ध जल में खारे पानी की मात्रा है कितनी है? यानी भूमि पर जो जल उपलब्ध है उसमें खारे पानी की प्रतिशत क्या है? 97%, 50%, 25% या 69% हाँ जी 69। जल्दी से बताइएगा। भूमि पर उपलब्ध जल में खारे पानी की जो मात्रा है वो कितनी है? 97, 50, 25 या 69%। तो जी हाँ मित्रों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी 97%, देन आपका आंसर सही है। तो बच्चों याद रखना है ना, भूमि पर उपलब्ध जल में जो खारे पानी की मात्रा है, खारे पानी की जो प्रतिशत है 97% है। अब देखिए, अगर आपसे मैं ये क्वेश्चन पूछूं कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत हिस्सा जलीय है, बताइए तो क्या जवाब दीजिएगा? पृथ्वी पर कितना प्रतिशत हिस्सा जलीय है? यानी पृथ्वी पर कुल कितना प्रतिशत जल का हिस्सा है, पृथ्वी पर कितना प्रतिशत हिस्सा जलीय है? तो याद रखना है बच्चों 71%। ठीक है, अगर पूछे कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत हिस्सा जलीय है ना, तो 71% हिस्सा जो है जलीय है। और इसी जलीय हिस्से का 97% भाग जो है खारे जल का है। ठीक है, याद रखना है। तो यही क्वेश्चन में पूछा गया था। ठीक है बच्चों, तो पृथ्वी पर कितना प्रतिशत हिस्सा जलीय है? 71%। अब इसी 71% हिस्सा जलीय में से जो है 97% खारे जल का हिस्सा हो जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आ गया है, वर्ष का वह समय क्या कहलाएगा जब दिवस और रात्रि की लंबाई में अंतर अधिकतम होता है? बताइएगा, वर्ष का वह समय जब दिवस और रात्रि की लंबाई में अंतर अधिकतम होता है वो क्या कहलाता है? विषुव या वसंत या अयनांत या ग्रहण? जल्दी से जवाब देना है। सभी स्टूडेंट इस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब देंगे जी, बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट। तो जी हाँ बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी बसंत, देन आपका आंसर सही है। तो वर्ष का वैसा समय जब दिवस और रात्रि की लंबाई में अंतर जो है अधिकतम हो जाता है उसको हम लोग बसंत कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आ चुका है, विश्व की सबसे लंबी नदी निम्न देश में है। बताना है विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी देश में है? यूएसए में है, यूके में है, भारत में है या अफ्रीका में है? जल्दी से बताइएगा। विश्व की जो सबसे लंबी नदी है, नील नदी है ना बच्चों, वो कौन सी देश में है?
हाँ जी, बिल्कुल फास्ट आंसर करना है। सभी विद्यार्थी इस प्यारे से क्वेश्चन का लाजवाब से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। विश्व की सबसे लंबी नदी, जी हाँ, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो जी हाँ बच्चों, लंबी नदी किस देश में है, ये पूछा है ना, लंबी नदी किस देश में है। तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है अफ्रीका, देन आपका आंसर सही है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी किस देश में? अफ्रीका में है ना। तो याद रखना है। और कौन सी नदी है? नील नदी है, ये भी याद रखना है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। तो याद रखना है बच्चों, नील नदी जो है उत्तर की ओर बहने वाली अफ्रीकी नदी है, जो विश्व की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। और ये कहाँ गिरती है बच्चों? अगर आपसे पूछा जाए कि नील नदी कहाँ गिरती है, तो याद रखना है ये भूमध्य सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है बच्चों? भूमध्य सागर में मिल जाती है ना। ये नदी जो है भूमध्य सागर में मिलती है और एक विशाल डेल्टा का निर्माण भी करती है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा, यहाँ पर विश्व की सबसे लंबी नदी तो आप लोग जान लिए कि नील नदी है। अगर प्रश्न ये भी पूछते कि विश्व की सबसे चौड़ी नदी बताइए, तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी, देन क्या आंसर कीजिएगा? विश्व की सबसे चौड़ी नदी। तो विश्व की सबसे चौड़ी नदी का बात आएगा तो ये अमेजन नदी हो जाएगी। कौन सी? अमेजन नदी, याद रखना है, अमेजन नदी, ठीक है बच्चों। चलिए बहुत अच्छी बात है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है शब्द ऑक्टेन। शब्द ऑक्टेन इसके प्रसंग में प्रयुक्त होता है। किसके प्रसंग में ये शब्द ऑक्टेन प्रयोग होता है? राजनीति या क्रिकेट या पेट्रोल या संगीत? जल्दी से बताइएगा बच्चों, सभी स्टूडेंट बताएंगे। बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट बताना है। शब्द ऑक्टेन जो है ये किसके प्रसंग में प्रयुक्त होता है? तो जी हाँ बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी पेट्रोल, देन आपका आंसर सही है। तो बच्चों, पेट्रोल की गुणवत्ता व्यक्त करने के लिए जो है ये यूज में लिया जाता है ये सब, ठीक है, ऑक्टेन, ठीक है। और देखिए होता क्या है कि पेट्रोल जितना अधिक अच्छा होता है उसकी ऑक्टेन संख्या उतनी ही अधिक होती है, ठीक है। तो बेसिकली उतना डिटेल्स में नहीं जाना है आपको, बस इतना याद रखना है कि ये जो ऑक्टेन शब्द है ये किसके प्रसंग में प्रयुक्त होता है? तो पेट्रोल के प्रसंग में प्रयुक्त होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है रियाल कहाँ की मुद्रा है? रियाल कहाँ की करेंसी है बच्चों? अल्जीरिया, बेल्जियम, कनाडा या ब्राज़ील? जल्दी से बताइएगा बच्चों, यहाँ पे सभी बच्चे बताएंगे यहाँ पे कि भाई जो रियाल है ये कहाँ की मुद्रा है, कहाँ की करेंसी है? हाँ जी, जल्दी से। तो जी हाँ बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी यानी ब्राज़ील, देन आपका आंसर सही है। तो बच्चों, ब्राज़ील की जो करेंसी होती है, मुद्रा होती है, वो क्या होती है? रियाल, ठीक है, क्या होती है? रियाल होती है। कनाडा की मुद्रा की बात करें तो ये क्या होता है? कैनेडियन डॉलर। क्या होता है बच्चों? कैनेडियन डॉलर, याद रखना है, कैनेडियन डॉलर, ठीक है। हाँ जी। और बात करेंगे बेल्जियम की मुद्रा की तो ये क्या होती है? फ्रैंक होती है। क्या होती है बच्चों? फ्रैंक होती है यहाँ की मुद्रा। और अल्जीरिया की मुद्रा क्या होती है? हाँ, ये भी याद रखना है, अल्जीरियाई, अल्जीरियाई दिनार होती है। अल्जीरिया की मुद्रा जो है क्या है बच्चों? अल्जीरियाई दिनार, अल्जीरियाई दिनार, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आ चुका है कांग्रेस दल के अंतिम अध्यक्ष जिनका उपनाम गांधी नहीं था। जल्दी से बताना है, कांग्रेस दल के अंतिम अध्यक्ष कौन थे जिनका उपनाम गांधी नहीं था? केसरी, राव, रेड्डी या बरुआ? जल्दी से बताना है, कांग्रेस दल के अंतिम अध्यक्ष जिनका उपनाम गांधी नहीं था। जल्दी से बताना है, कांग्रेस दल के जो अंतिम अध्यक्ष थे, है ना, जिनका उपनाम गांधी नहीं था, उनका नाम क्या है बच्चों? कांग्रेस दल के अंतिम अध्यक्ष जिनका उपनाम गांधी नहीं था कौन थे? तो वो केसरी जी थे, ठीक है। इनका पूरा नाम क्या है? सीताराम केसरी। इनका पूरा नाम क्या है बच्चों? यदि आप लिखना चाहो लिख सकते हो, इनका पूरा नाम था सीताराम केसरी, ठीक है, आपको याद रखना है, ठीक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कांग्रेस दल के अंतिम अध्यक्ष थे लेकिन इनका उपनाम गांधी नहीं था, ठीक है, केसरी जी, ठीक है। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, देखिए कांग्रेस से रिलेटेड बात आई है, तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, क्या जवाब दीजिएगा? भारतीय राष्ट्रीय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के
प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बताइएगा जल्दी से, कौन थे? तो वेरी गुड, कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। जी हाँ, याद रखना है, व्योमेश चंद्र बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है बच्चों, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आ चुका है, गुजरात की राजधानी कहाँ है? गुजरात की राजधानी कहाँ है? इंदौर, गांधीनगर, रायपुर या पटना? जल्दी से बताना है सभी स्टूडेंट को। हाँ जी, बिल्कुल फास्ट, बिल्कुल फास्ट। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर बी यानी गांधीनगर। आ रखा है बच्चों ये क्वेश्चन आपके बिहार पैरामेडिकल में कई बार आ चुका है। गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर है ना। अब यहाँ पर हम लोग अन्य ऑप्शनों की बात करें तो इंदौर क्या है बच्चों? इंदौर जो है ये मध्य प्रदेश का एक बड़ा शहर है। क्या है ये? मध्य प्रदेश का एक बड़ा शहर है। और यही बात करें रायपुर की, तो रायपुर जो है क्या है? छत्तीसगढ़ की राजधानी है। क्या है बच्चों? रायपुर ये छत्तीसगढ़ की राजधानी हो जाएगी। छत्तीसगढ़, अगर आपसे पूछे कि छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या होती है? रायपुर है। और पटना की बात करें तो ये बिहार की राजधानी है। ठीक है बच्चों, आप सभी जानते होंगे। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, समता स्थल इनका स्मारक है। बताना है समता स्थल जो है ये किनका स्मारक है? राजीव गांधी का, चौधरी चरण सिंह का, मोरारजी देसाई का या जगजीवन राम का? जल्दी से बताना है। सभी स्टूडेंट इस प्यारे से क्वेश्चन का जवाब देंगे बच्चों। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी यानी जगजीवन राम, देन आपका आंसर सही है। तो समता स्थल किसका स्मारक है? तो ये जगजीवन राम जी का है। ठीक है, समता स्थल जो है किनका स्मारक है? जगजीवन राम जी का है, याद रखना है। ठीक है बच्चों, चलिए इसके बाद देखिए यहाँ से कई सारे क्वेश्चन जो हैं अराइज हो सकते हैं। जैसे राजीव गांधी की बात करें तो अगर आपसे प्रश्न ऐसे पूछे कि बच्चों सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री कौन बने थे? सबसे कम उम्र में, जी हाँ, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? सबसे कम उम्र में प्राइम मिनिस्टर बनने वाले व्यक्ति कौन थे? सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? बताइएगा, सबसे कम उम्र में प्राइम मिनिस्टर बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो वेरी गुड, कौन थे? ये राजीव गांधी जी ही थे। ठीक है, राजीव गांधी थे। अगर प्रश्न ऐसे पूछे कि सबसे अधिक उम्र में, जी हाँ, अगर क्वेश्चन ऐसे बोले कि सबसे अधिक उम्र में, जी हाँ, सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तब यहाँ पे किसका नाम आ जाता है? सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले व्यक्ति ये मोरारजी देसाई थे। ठीक है, ये आपको दोनों याद रखना है क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न आ जाता है, ए ब्यूटीफुल माइंड चलचित्र इनके जीवन पर आधारित है। बताइए, ए ब्यूटीफुल माइंड ये चलचित्र जो है ये किनके जीवन पर आधारित है? किनकी जीवनी है बच्चों? न्यूटन या आइंस्टीन या जॉन फॉक्स नेस या बीथोवन? जल्दी से जवाब देना है। सभी स्टूडेंट इस प्यारे से लाजवाब से क्वेश्चन का आंसर करेंगे। यहाँ पे अ ब्यूटीफुल माइंड चलचित्र जो है किनके जीवन पर आधारित है? तो जी हाँ बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये है क्या? ए ब्यूटीफुल माइंड जो है एक अमेरिकी चलचित्र है जो प्रसिद्ध अर्थशास्त्री तथा नोबेल पुरस्कार विजेता जॉन फॉक्स नेस के जीवन पर आधारित है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रबंधन गुरु है? बताना है कौन प्रबंधन गुरु है? ड्रकर, चाम्स्की, लिप्वो या बफे? जल्दी से बताइएगा, यहाँ पे सभी स्टूडेंट बताएंगे कौन प्रबंधन गुरु है। तो बच्चों ये आपको डायरेक्ट याद करना है। यदि आप लोग आंसर ऑप्शन नंबर डी दे रहे हैं देन आपका आंसर सही है। तो प्रबंधन गुरु के नाम से बफे को जाना जाता है। ठीक है, चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, सबसे बृहत महासागर कौन है? सबसे बृहत मतलब सबसे बड़ा।
जी हाँ दोस्तों, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? अटलांटिक है, प्रशांत है, भारतीय है, आर्कटिक है। जल्दी से जवाब देना है बच्चों। यहाँ पर सबसे बृहद यानी सबसे बड़ा है ना, दुनिया में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो बच्चों ये कौन सा है? प्रशांत महासागर है। जी हाँ, यदि आपने ऑप्शन बी जवाब दिया है देन आपका आंसर सही है ना बच्चों, याद रखना है। अच्छा, अगर आपसे ये पूछे कि सबसे छोटा महासागर, दुनिया का सबसे छोटा महासागर, देन क्या आंसर कीजिएगा? दुनिया का सबसे छोटा महासागर, जल्दी से बताइएगा, दुनिया का सबसे छोटा महासागर कौन है? तो बच्चों ये कौन सा हो जाएगा? ये आपका आर्कटिक महासागर हो जाएगा, है ना, आर्कटिक महासागर। याद रखना है बच्चों, ऐसे क्वेश्चन आपके पैरामेडिकल और आईटीआई की परीक्षा में हमेशा पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, अंतिम यूएस राष्ट्रपति जिसने त्यागपत्र दिया कौन थे? बताना है, अंतिम यूएस राष्ट्रपति जिसने त्यागपत्र दिया कौन थे? कार्टर, रीगन, निक्सन या फोर्ड? जल्दी से बताइएगा, अंतिम यूएस राष्ट्रपति जिसने त्यागपत्र दिया कौन थे वो? अंतिम यूएस राष्ट्रपति जिसने त्यागपत्र दिया कौन थे वो बच्चों? तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो है सही जवाब हो जाएगा। तो बच्चों याद रखना है, रिचर्ड निक्सन, है ना, रिचर्ड निक्सन ने जो है, इनका पूरा नाम क्या है बच्चों? तो रिचर्ड निक्सन, ठीक है, इनका पूरा नाम क्या है बच्चों? रिचर्ड निक्सन है। तो ये यूएस के राष्ट्रपति थे जिन्होंने जो है त्यागपत्र दिया था, है ना, अंतिम यूएस राष्ट्रपति थे जिन्होंने त्यागपत्र दिया था, ठीक है, रेजिग्नेशन लेटर दिया था, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, काल्पनिक चरित्र मोगली रचित किया गया था किनके द्वारा? बच्चों काल्पनिक चरित्र जो है ये मोगलिक, ये किसके द्वारा रचित किया गया था? नारायण के द्वारा या गोल्डिंग या डिकेंस या कीपलिंग के द्वारा? काल्पनिक चरित्र जो मोगली था, मोगली, ये किसके द्वारा रचित किया गया था? जल्दी से बताना है। तो जी हाँ बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी, यस बच्चों, यदि आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर डी यानी कीपलिंग, देन आपका आंसर सही है। तो याद रखना है, क्या याद रखना है बच्चों? देखिए इनका पूरा नाम क्या था? रूडयार्ड कीपलिंग, ठीक है, रूडयार्ड कीपलिंग, ठीक है। तो आपको याद रखना है रूडयार्ड कीपलिंग, है ना, इन्होंने जंगल बुक में काल्पनिक चरित्र मोगली का सृजन किया था, ठीक है। तो आपको डायरेक्ट याद कर लीजिएगा, काल्पनिक चरित्र मोगली जो है किसके द्वारा रचित किया गया था? रूडयार्ड किपलिंग के द्वारा। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, एगोरोफोबिया होता है, एगोरोफोबिया क्या होता है? अंधेरा से डर या खुले स्थान से डर या ऊंचाई से डर या बंद स्थान से डर? जल्दी से बताना है, एग्रोफोबिया। जी हाँ, एग्रोफोबिया क्या होता है? आप सभी बच्चे बताएंगे इस प्यारे से क्वेश्चन का आंसर, बिल्कुल फास्ट बताना है। तो वेरी गुड, एग्रोफोबिया क्या होता है? तो खुले स्थान से डर को एक शब्द में क्या कहते हैं? एग्रोफोबिया कहते हैं, ठीक है बच्चों। एग्रोफोबिया यानी खुले स्थान से जिस भी व्यक्ति को डर लगता है उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? एग्रोफोबिया कहेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए बहुत ही अच्छी बात है बच्चों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, वह भारतीय राज्य जिसका साक्षरता में प्रथम स्थान है। भारत का वैसा राज्य जिसका लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है ना, साक्षरता दर में प्रथम स्थान किस राज्य की है? उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक या केरल? जल्दी से बताइएगा, वह भारतीय राज्य जिसका साक्षरता में प्रथम स्थान है, यानी पढ़े लिखे लोगों की संख्या सर्वाधिक है ना, लिटरेसी रेट कहने का मतलब पढ़े लिखे लोगों का रेट जो है ज़्यादा है। बताइएगा कौन सा राज्य है? तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन डी यानी केरल, देन आपका आंसर सही है। और यदि आपसे ये पूछा जाए कि बच्चों वह भारत का राज्य कौन सा है जिसकी साक्षरता दर सबसे कम है ना, बताइए तो साक्षरता दर कम वाला राज्य कौन सा है? साक्षरता, जल्दी से बताना है, सभी स्टूडेंट बताएंगे, साक्षरता दर किस राज्य की कम है? भारत का ऐसा राज्य जिसकी साक्षरता दर सबसे कम है, बताइए कौन सा राज्य है? तो जी हाँ, बिहार आ जाता है ना बच्चों। बड़े दुख की बात है कि अपना राज्य जो है इस चीज़ में आ जाता है, बट वैसे है नहीं रियलिटी में, क्योंकि आप भी जानते हो इस बात को कि अभी तक सबसे ज़्यादा यूपीएससी में रिज़ल्ट देने वाला स्टेट है हम लोग का, है ना, बिहार, है ना, उसके बाद ही कोई राज्य आता है ना। तो बच्चों आपको याद रखना है, साक्षरता दर सबसे कम कहेगा तो बिहार हो जाएगा, ठीक है।
चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, किसने यह सिद्धांत प्रतिपादित किया कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? बताइए, किसने यह सिद्धांत दिया था कि जो हमारी पृथ्वी है ये सूर्य के चारों ओर घूमती है? न्यूटन ने, कॉपरनिकस ने, गैलीलियो ने या फ्राइड ने? जल्दी से बताइएगा, किसने कहा था? किसने कहा था कि जो पृथ्वी है ये सूर्य के चारों ओर घूमेगी, है ना? सूर्य के चारों ओर ये पृथ्वी जो है घूमेगी। किसने कहा था बच्चों? किसने ये सिद्धांत दिया था? हाँ जी, किसने सिद्धांत दिया था? कॉपरनिकस ने। तो जी हाँ, यदि आपका आंसर ऑप्शन बी है देन आपका जवाब सही है। ठीक है बच्चों, चलिए चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला प्रश्न है, जॉर्ज ऑरवेल अपने इस उपन्यास के लिए प्रसिद्ध हैं। बताइए, किस उपन्यास के लिए प्रसिद्ध हैं? अ टाउन लाइक एलिस, या द कैचर इन द राई, या एनिमल फार्म, या द गुड अर्थ? बताइएगा बच्चों, यहाँ पर एक लेखक हैं जिनका नाम है जॉर्ज ऑरवेल। तो आपको बताना है ये लेखक यानी जॉर्ज ऑरवेल ये अपने किस नॉवेल के लिए बहुत ही फेमस हैं, बहुत ही प्रसिद्ध माने जाते हैं? तो जी हाँ बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी एनिमल फार्म, देन आपका आंसर सही है। तो एनिमल फार्म क्या है? एक उपन्यास है, और इसी उपन्यास, है ना, इसी उपन्यास के वजह से जो है ये जॉर्ज ऑरवेल बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गए थे। तो आपको याद रखना है, जॉर्ज ऑरवेल अपने इसी उपन्यास के लिए जो है प्रसिद्ध माने जाते हैं। ठीक है बच्चों, और इसकी रचना कब हुई थी? ये नॉवेल की रचना कब हुई थी, यानी ये जो पुरस्कार है बच्चों, सॉरी, ये जो उपन्यास है, नॉवेल है ना, एनिमल फार्म, ये कब प्रकाश हुआ था, कब प्रकाशित हुआ था? तो 1945 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो इस क्लास को एक लाइक दे दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो इस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में नई जोश नई उमंग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, टेक केयर।